क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक सड़क पर दिवालिया हो चुके इंसान और एक अरबपति के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनके बैंक अकाउंट में नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में होने वाले एक बहुत ही सूक्ष्म केमिकल रिएक्शन में है। हाँ, मतलब ये सुनने में ना एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन आज हम जिस विषय की इस डीप डाइव में चर्चा कर रहे हैं वो एकदम इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। तो इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो ज्ञान भंडार नाम के पॉडकास्ट का एक बहुत ही शानदार सारांश है। राइट। और ये सारांश नेपोलियन हिल की लगभग 80 साल पुरानी किताब थिंक एंड ग्रो रिच के मुख्य सिद्धांतों को डिकोड करता है। और दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया, वो असल में सिर्फ पैसे के बारे में है ही नहीं। ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि देखिए, जब लोग अमीर बनने की बात सुनते हैं ना, तो उनका दिमाग तुरंत स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या किसी सीक्रेट बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरफ दौड़ पड़ता है। हाँ, एकदम। लेकिन ये स्रोत हमें बहुत साफ तौर पर बताता है कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस या पैसे कमाने की जादुई तरकीब नहीं है। ये विशुद्ध रूप से ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा विश्लेषण है। और इसका असली मिशन ही इस पहेली को सुलझाना है कि कैसे इंसान की सोच, जो पूरी तरह से अमूर्त है, दिखती नहीं है, वो असल में ठोस और छू सकने वाली सफलता में कैसे बदलती है। मतलब सफलता की शुरुआत किसी कारखाने या बैंक में नहीं होती। बिल्कुल नहीं। उसकी शुरुआत इंसान के अपने दिमाग की परतों के बीच होती है। और यही बात आज की इस चर्चा को इतना महत्वपूर्ण बना देती है। मतलब हर किसी को जीवन में कुछ न कुछ बड़ा हासिल करना ही होता है। राइट। लेकिन असलियत ये है कि क्या वजह है कि कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और बाकी लोग बस उम्र भर संघर्ष करते रह जाते हैं। तो आज की ये चर्चा उसी मानसिक प्रक्रिया का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के इस प्रोसेस के पहले और सबसे बुनियादी कदम पर आते हैं। हम सब एक अच्छी सेहत चाहते हैं, एक शानदार घर चाहते हैं या कोई बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ा कैच सामने रखता है। हाँ, वो कैच बहुत जरूरी है। वो कहता है कि सिर्फ चाहने से कुछ हासिल नहीं होता। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत एक ज्वलंत इच्छा से होती है, जिसे बर्निंग डिजायर कहते हैं। देखिए, साधारण चाहत और इस ज्वलंत इच्छा के बीच का जो अंतर है ना, यही पूरी कहानी की दिशा तय कर देता है। कैसे? मतलब एक साधारण इच्छा बहुत ही पैसिव होती है, बहुत कमजोर सी। जैसे कोई कहे कि अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ, वो तो हम रोज ही सोचते हैं। एग्जैक्टली। ये एक ऐसी भावना है जो हवा के झोंके की तरह आती है और थोड़ी सी भी मुश्किल आने पर गायब हो जाती है। लेकिन जो ज्वलंत इच्छा है, वो एक ऐसा फोकस है जो इंसान के लिए जीने मरने का सवाल बन जाता है। मतलब कुछ भी हो जाए वो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर किसी इंसान को पानी के अंदर डुबो दिया जाए, तो उस वक्त उसकी हवा पाने की जो इच्छा होती है, वही ज्वलंत इच्छा है। उस वक्त वो इंसान किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत ही बढ़िया है। उस वक्त इंसान को इस बात से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन से कपड़े पहने हैं या उसके बैंक में कितने पैसे हैं। उसे सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है। राइट। और इसी के साथ स्रोत एक और बहुत अहम शर्त जोड़ता है, वो है तैयारी। मतलब इस बात की तैयारी कि उस लक्ष्य के लिए क्या क्या कुर्बान किया जा सकता है। बिल्कुल। व्यक्ति को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या छोड़ने को तैयार है। जब बात आती है कि क्या छोड़ने को तैयार है, तो इसका सीधा सा मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को बहुत सख्ती से सेट करना। कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना किसी कीमत के नहीं मिलती है। ये तो है। अगर कोई लक्ष्य इतना बड़ा है, तो उसके लिए आपको समय, आराम, बेवजह के शौक और शायद कुछ पुरानी आदतें भी छोड़नी ही पड़ेंगी। अगर कोई व्यक्ति ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसकी इच्छा अभी ज्वलंत नहीं हुई है। वो सिर्फ एक आम ख्वाहिश है। बिल्कुल। और यहीं पर वो चीज एंट्री लेती है जिसे स्रोत में विश्वास या फेथ कहा गया है। मुझे ना ये हिस्सा पढ़ते हुए सबसे ज्यादा हैरानी हुई थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि विश्वास को महज एक भावना या कोई आध्यात्मिक विचार नहीं माना गया है। उसे एक केमिकल की तरह पेश किया गया है जो हमारे विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। अगर मैं इसे थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से समझने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए कि ज्वलंत इच्छा वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है जो बताता है कि हमें किस मंजिल तक जाना है। सही है। लेकिन बिना इंजन को चालू किए वो नक्शा किसी काम का नहीं है। तो क्या विश्वास वो फ्यूल है, वो इग्निशन है जो इस पूरी गाड़ी को चालू करता है? मेरा सवाल ये है
कि स्रोत में विश्वास को एक केमिकल कहा गया है जो दिमाग को जीत के लिए प्रोग्राम करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिना संपूर्ण विश्वास के सफलता की ये प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकती? मैं कहूंगा कि एक बहुत ही लॉजिकल कंक्लूजन है आपका, और इसका जवाब पूरी तरह से हाँ है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। ये क्या होता है? जब स्रोत विश्वास को एक केमिकल कहता है तो वो मेटाफोरिक अर्थ में कह रहा है कि ये वो कैटलिस्ट है, वो उत्प्रेरक है जो हमारे दिमाग की फंक्शनिंग को न्यूरोलॉजिकल लेवल पर बदल देता है। मतलब दिमाग काम कैसे करता है वही बदल जाता है? एग्जैक्टली। जब किसी इंसान को किसी लक्ष्य पर गहरा और अटूट विश्वास होता है ना, तो उसका दिमाग समस्याओं को बाधाओं के रूप में देखना बंद कर देता है। वो उन्हें हल करने वाली पजल्स की तरह देखने लगता है। अच्छा। उसका दिमाग उन रास्तों को ब्लॉक कर देता है जो हार की तरफ ले जाते हैं, और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। मतलब अगर विश्वास की कमी है तो दिमाग काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेगा। वो बहाने ढूंढने लगेगा कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, या मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। सटीक तौर पे यही होता है। विश्वास के बिना विचार सिर्फ विचार ही रह जाते हैं। वो कभी भी हकीकत में ढलने के लिए जरूरी एनर्जी पैदा ही नहीं कर पाते। इसीलिए विश्वास वो मनोवैज्ञानिक नींव है जो अमूर्त विचारों को ठोस रियलिटी में ढालने के लिए सबसे पहले जरूरी है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या सामने आती है। इंसान होने के नाते हमेशा खुद पर 100% अटूट विश्वास बनाए रखना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। आसपास का माहौल, पुरानी गलतियां, लोगों के ताने, ये सब दिमाग में डाउट पैदा करते ही हैं। तो अगर वो विश्वास का केमिकल कम हो रहा हो या खुद पर शक होने लगे, तो उसे वापस कैसे मजबूत किया जाए? यहीं पर स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट पेश करता है, ऑटो सुझाव, यानी ऑटो सजेशन। ये खुद से बात करने की कला है। अपने अवचेतन मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को बार बार निर्देश देने की। मतलब अपने लक्ष्य को बार बार दोहराने से। हाँ, स्रोत कहता है कि ऐसा करने से वो लक्ष्य अवचेतन में गहराई तक बैठ जाता है, और जब मन पूरी तरह से ये मान लेता है कि लक्ष्य हासिल हो चुका है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा, क्योंकि ये हिस्सा सुनने में ना थोड़ा ख्याली पुलाव लग सकता है। कैसे? मतलब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक कमरे में बैठ जाए, आंखें बंद कर ले और खुद से बार बार कहता रहे कि मैं कल रातों रात दुनिया का सबसे मशहूर बॉलीवुड स्टार बन जाऊंगा, तो क्या ये सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा नहीं हो जाएगा? ये अवचेतन मन असल में रास्ते खोलने का काम करता कैसे है? वो मन्नत के बाहर तो छोड़ नहीं आएगा आपको? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और पता है, ज्यादातर लोग यहीं पर इस थ्योरी को कोई जादुई मंत्र मानकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, वही तो। नहीं, ये बिल्कुल भी जादू नहीं है, और ना ही ये सिर्फ ड्रीमिंग है। जब स्रोत कहता है कि रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, तो आसमान से कोई चमत्कार नहीं टपकता। अच्छा। इसके पीछे का असली विज्ञान हमारे दिमाग के फिल्टरिंग सिस्टम में छिपा है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, या RAS। एक मिनट, क्या ये कुछ वैसा ही है कि मान लीजिए मैंने आज तय किया कि मुझे एक लाल रंग की नई स्पोर्ट्स कार खरीदनी है। हाँ। अब अचानक से मुझे हर सड़क पर, हर ट्रैफिक सिग्नल पर, यहाँ तक कि टीवी के विज्ञापनों में भी वही लाल कार दिखने लगती है। क्या वो लाल कारें पहले वहां नहीं थीं? बिल्कुल थी। लेकिन मेरे दिमाग का रडार या मेरा एंटीना उन्हें पकड़ने के लिए सेट नहीं था। मेरा ध्यान उस पर तब गया जब वो कार मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गई। बिल्कुल, आपने इस तंत्र को एकदम सही पकड़ा। यही एग्जैक्ट मैकेनिज्म यहाँ काम कर रहा है। देखिए, एक आम दिन में हमारा चेतन मन लाखों सूचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों से घिर जाता है। अगर वो सब कुछ एक साथ प्रोसेस करने लगे, तो इंसान का दिमाग ओवरलोड होकर क्रैश कर जाएगा। जाहिर सी बात है। इसलिए अवचेतन मन एक फिल्टर लगा देता है। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को हमारे ध्यान में लाता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ऑटो सुझाव के जरिए अपने लक्ष्य को बार बार दोहराकर इंसान असल में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहा होता है कि ये लक्ष्य मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से हम अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी OS को अपडेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम उसे एक नया कोड दे रहे हैं कि अब से मुझे वो अवसर, वो लोग या वो किताबें दिखाओ जो मुझे मेरे लक्ष्य तक ले जा सकें। हाँ, और उस नए पोर्ट का असर ये होता है कि आपका दिमाग अचानक से उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगता है जो शायद सालों से आपके आसपास ही मौजूद थी, लेकिन पुराने फिल्टर के कारण आप उन्हें इग्नोर कर रहे थे। अरे वाह! इसलिए रास्ते खुलते नहीं हैं, बल्कि इंसान उन्हें देखने में सक्षम हो जाता है।
ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये वो रीप्रोग्रामिंग है जो इंसान को सही अवसरों को पकड़ने के लिए तैयार करती है। ये तो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। तो अब तक की इस प्रोसेस में हमने अपने दिमाग का फिल्टर सेट कर लिया है। Right. हमारी ज्वलंत इच्छा बिल्कुल क्लियर है और विश्वास का ईंधन पूरी तरह से गाड़ी में भरा है। सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल आता है। क्या? मेरे पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो हैं। मेरे पास दुनिया का सारा ज्ञान या हर स्किल तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। एक अकेले इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं। अगर मैं अकेले ही सारे काम करने लगूं तो बहुत जल्दी थक कर टूट जाऊंगी। स्रोत इस समस्या को पार करने के लिए क्या कहता है? और यहीं से इस पूरी प्रक्रिया का एक नया और बहुत ही क्रिटिकल चरण शुरू होता है, मास्टरमाइंड समूह का निर्माण। मास्टरमाइंड समूह। हाँ, स्रोत ये स्पष्ट करता है कि कोई भी बड़ी सफलता पूरी तरह से अकेले में हासिल नहीं की जा सकती। जब इंसान का अपना दिमाग सही दिशा में प्रोग्राम हो जाए तो अगला कदम होता है ऐसे लोगों का एक समूह बनाना जो या तो उससे ज्यादा बुद्धिमान हो या जिनके पास वो स्किल्स हों जो उस व्यक्ति के पास नहीं हैं। अच्छा। स्रोत कहता है कि जब दो या अधिक दिमाग पूरी तरह से एक ही लक्ष्य के लिए साथ काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। लेकिन जरा रुकिए, अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि सफलता पूरी तरह से एक व्यक्तिगत सोच और अवचेतन मन की प्रक्रिया है। हाँ, मेरा फोकस, मेरा ऑटो सुझाव। तो फिर बाहर के लोगों को शामिल करने की क्या आवश्यकता है? क्या अन्य लोगों के जुड़ने से उस मूल ज्वलंत इच्छा का फोकस नहीं बिगड़ जाएगा? मतलब उनके डाउट्स और उनके विचार बीच में आ सकते हैं ना? ये डर बहुत ही स्वाभाविक है और इसीलिए मास्टरमाइंड समूह का मतलब सिर्फ लोगों की भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। तो फिर क्या है? ये उन चुनिंदा लोगों का समूह है जिनकी फ्रीक्वेंसी और विजन आपके लक्ष्य से पूरी तरह मेल खाता है। इसे समझने के लिए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। एक पर्सनल कंप्यूटर अपने आप में बहुत कुछ प्रोसेस कर सकता है, लेकिन जब आप कई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स को एक साथ किसी सर्वर से जोड़ देते हैं तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग बन जाता है। मतलब एक कंप्यूटर शायद किसी भारी सॉफ्टवेयर को चलाने में हैंग हो जाए, लेकिन जब 10 कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग पावर शेयर करते हैं तो वो दुनिया के सबसे मुश्किल टास्क को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, मास्टरमाइंड समूह भी मानसिक स्तर पर यही काम करता है। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही ज्वलंत इच्छा के साथ अपने विचारों का मंथन करते हैं तो वो असल में अपनी प्रोसेसिंग पावर शेयर कर रहे होते हैं। ओह, मैं समझ रही हूँ। जो तीसरी अदृश्य शक्ति स्रोत बता रहा है वो असल में कलेक्टिव इंटेलिजेंस या सामूहिक बुद्धिमत्ता है। इस ग्रुप में एक इंसान की कमजोरी दूसरे की ताकत से कवर हो जाती है। ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, इसलिए ये बाहरी दखल आपके फोकस को बिगाड़ता नहीं है, बल्कि वो व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़कर एक विशाल बुद्धिमत्ता का निर्माण करता है जो सफलता के लिए अनिवार्य है। तो ये सिर्फ 1 और 1 11 होने वाली बात नहीं है। ये अपनी लिमिट्स को तोड़कर एक असीमित ऊर्जा के नेटवर्क से जुड़ने जैसा है। एग्जैक्टली। बहुत ही शानदार। तो अब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य है, अटूट विश्वास है, एक रीप्रोग्राम्ड दिमाग है और एक पावरफुल मास्टरमाइंड नेटवर्क भी है। हम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन इतना सीधा तो चलता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। एक ऐसा टाइम आएगा जब सारी बेहतरीन प्लानिंग फेल हो जाएगी और एक बड़ी विफलता सामने खड़ी होगी, और स्रोत एक बहुत ही कड़वा सच हमारे सामने रखता है। हाँ, वो सच काफी चुभने वाला है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं, और यहीं पर इस पूरी यात्रा की अंतिम परीक्षा होती है, दृढ़ता यानी परसिस्टेंस की। दृढ़ता के बिना बाकी के सभी सिद्धांत, चाहे वो इच्छा हो या विश्वास, पूरी तरह से बिखर जाते हैं। देखिए, विफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि वो उस विफलता को किस नजरिए से देखते हैं। यहाँ विफलता को सिर्फ एक परीक्षा माना गया है, अंत नहीं। ये बात मुझे हीरे की खदान में खुदाई करने वाली उस बहुत ही मशहूर कहानी की याद दिलाती है। हाँ, वो कहानी बहुत रेलेवेंट है यहाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति हफ्तों से, महीनों से एक खदान में खुदाई कर रहा है। वो पसीने से लथपथ है और अंततः उसका धैर्य टूट जाता है। वो अपना फावड़ा नीचे रखता है और हार मान लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जहां उसने फावड़ा फेंका था, असली हीरे की परत वहां से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थी। तो क्या दृढ़ता उसी एक आखिरी इंच को खोदने की मनोवैज्ञानिक ताकत है? ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है, और ये हमें बताती है कि दृढ़ता कोई शारीरिक ताकत नहीं है,
ये पूरी तरह से एक माइंडसेट है, एक मानसिक अवस्था। अच्छा। जब स्रोत ये कहता है कि विफलता सिर्फ एक परीक्षा है, अंत नहीं, तो वो असल में विफलता के प्रति हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को पूरी तरह से बदल रहा है, बड़े परिदृश्य से जोड़ रहा है। मतलब हार को हार ना मानना। हाँ, अगर इंसान विफलता को एक अंतिम फैसले के रूप में देखता है तो उसका ईगो हर्ट होता है, उसका अवचेतन मन उस हार को सच मान लेता है। लेकिन जब वो इसे सिर्फ एक टेस्ट मानता है तो वो बहुत ही एनालिटिकल ढंग से सोचता है कि चलो ये तरीका काम नहीं किया, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो इससे वो हार नहीं मानता। बिल्कुल, ये इमोशनल लचीलापन ही दृढ़ता का असली रहस्य है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ पिरोकर देखें तो ये किसी चमत्कार की कहानी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। ये एक साधारण सी इच्छा को ज्वलंत इच्छा में बदलने का सफर है। फिर उस इच्छा में विश्वास का ईंधन डालना, ऑटो सुझाव के जरिए अपने दिमाग के ओएस को अपडेट करना, अपनी सीमाओं को पार करने के लिए एक मास्टरमाइंड समूह बनाना, और अंत में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, विफलता को सिर्फ एक टेस्ट मानकर दृढ़ता के साथ डटे रहना। एकदम सही समरी है ये सचमुच किसी भी लक्ष्य को भेदने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। और पता है, इस पूरी डीप डाइव का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो स्रोत में दिए गए नेपोलियन हिल के उस एक मशहूर वाक्य में समाया है। हाँ, और वो शक्तिशाली वाक्य है, इंसान का दिमाग जिस भी चीज की कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। बिल्कुल, इस वाक्य में कल्पना और विश्वास दोनों का एक साथ होना सबसे जरूरी है। जब इंसान का दिमाग किसी लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बना लेता है और उस पर पूरा विश्वास कर लेता है तो उसकी सारी शक्तियां उस विचार को हकीकत में बदलने में लग जाती हैं। ये विचार अपने आप में कितनी गहरी संभावनाएं समेटे हुए हैं। आज की ये चर्चा वाकई में हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देने वाली रही। डेफिनेटली। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक नया और गहरा सवाल यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। आज हमने सीखा कि ऑटो सुझाव के जरिए हम सफलता कैसे पा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा अवचेतन मन इतना ही शक्तिशाली है कि वो बार बार दी गई सूचनाओं को सच मान लेता है, तो क्या हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब जब हम फोन पर लगातार नकारात्मक खबरें देखते हैं, तनाव से भरी चीजें पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं, तो क्या हम अनजाने में अपने ही दिमाग को लगातार नकारात्मक ऑटो सुझाव यानी नेगेटिव ऑटो सजेशन नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। और अगर ऐसा है तो वे नकारात्मक सुझाव हमारी असल वास्तविकता और हमारे भविष्य को किस तरह आकार दे रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। इस सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प डीप डाइव के साथ।